नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मॉडर्न लिबरलिज़म को समझेंगे। इसके पहले हमने क्लासिकल लिबरलिज़म को समझ लिया है। उसके चारों एस्पेक्ट यानी कि जो पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक, सोशल एंड फिलोसफिकल, चारों एस्पेक्ट को हमने कवर किया। आज हम समझेंगे मॉडर्न लिबरलिज़म को। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज़म को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज़म में समस्या क्या थी, क्योंकि हमें मॉडर्न लिबरलिज़म क्यों आया, इसके आंसर में हमें सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज़म की क्या समस्याएं थी, क्या उसमें प्रॉब्लम हुआ कि मॉडर्न लिबरलिज़म को आना पड़ा। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो हमने देखा था उसमें कि जो क्लासिकल लिबरलिज़म का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था वो कैपिटलिस्ट था। वो लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जो संपत्ति है वो व्यक्ति के प्रतिभा का परिणाम है, इसलिए संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व होगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, जब जो उत्पादन के साधन हैं इन पर जो है एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का अगर जो है मालिकाना हक हो जाएगा तो वो सारी संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे अपने लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि आर्थिक संकट यूरोप में आ गया। यूरोप में आर्थिक संकट आ गया, जबकि उसी समय जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी भी चल रही थी, पैरेलल ही उसके समाजवादी अर्थव्यवस्था भी चल रही थी जिसमें सफलता देखी जा रही थी। लेकिन जो पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें क्या हो रहा था, वो कोलैप्स कर रही थी, वो फेल कर रही थी। ये उसमें प्रॉब्लम आ गया। पहली बार शहरों में गरीबी, बीमारी व अशिक्षा भी देखी गई। मज़दूरों को स्थिति एकदम जानवरों जैसी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट था वो जो संसाधन था या जो उत्पादन का साधन था उस पर अपना हक, मालिकाना हक स्थापित कर लिया। अब जो मज़दूर से वो काम करते थे उनको अच्छा वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। शहरों में इनकी स्थिति एकदम से जानवरों, इनके पास ना, क्योंकि जब इनके पास पैसा ही नहीं है, जब इनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं सही है, तो न इनके बच्चों के एजुकेशन है, न इनको अच्छा खाना मिल पा रहा है, न इनके घर में लाइट है, न तो हवा की व्यवस्था है। अब जब हवा नहीं है, लाइट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, तो क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलेंगी तो लोग बीमार भी होंगे। समझ रहे हैं? बड़ी दयनीय स्थिति इनकी हो गई। तो फिर क्या हुआ? कुछ विचारक आए जो इसके समाधान की बात करते हैं। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर हैं इसमें। स्पेंसर क्या है कि स्पेंसर जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसी को सपोर्ट करते हैं और ये जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर देते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है? जैसे ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो प्रकृति है, प्रकृति में जो जो कमज़ोर वनस्पतियाँ होती है, जो कमज़ोर पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जो मजबूत होते हैं, जिसमें अपनी पावर होती है, वो जो है सरवाइव करके बड़े होते हैं। उसी प्रकार समाज भी है। समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, वो कमज़ोर वनस्पतियों के समान है। अगर वो उसमें ख़त्म भी हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ये बात कहते हैं कि भाई अगर समाज के जो कमज़ोर तबका है अगर वो ख़त्म भी हो रहा है तो ये तो जैसे प्रकृति है वैसे समाज भी है और प्रकृति का नियम समाज पर भी लागू हो रहा है। तो जो इसमें जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो अपना जो है शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है या जो शक्तिशाली है, जो मतलब कि जी पा रहा है, वही जो है उसी को समाज में रहने का अधिकार है। और ये जो कमज़ोर हैं ये तो सब ऐसे ही हैं, इन्हें बोरम भर के फेंक देना चाहिए, ऐसी बात है इनकी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर एक विचारक भी हैं, इनको हम अलग से कवर कर लेंगे। ये बहुत ही कमज़ोर थे, फिजिकली बहुत कमज़ोर थे, लेकिन बात देख रहे हो कैसे कह रहे हैं कि जो कमज़ोर है उन्हें फेंक देना चाहिए। पहले तो इन्हीं को बोरम भरना चाहिए था लेकिन किए नहीं कोई शायद। तो खैर ये बात हंसी मजाक की है। दूसरा जो विचारक है वो मार्क्स हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है इसे समाप्त कर दो और जो मज़दूरों का जो है शासन होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की बात ये करते हैं। ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की बात हम देखें, क्लासिकल लिबरलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं। मार्क्स आते हैं तो ये कहते हैं पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक दो और एक स्कूल ऑफ थॉट ही चलने लगता है फिर मार्क्सिज्म, जिसको हम
पहले भी कुछ वीडियोस इनके संपत्ति पर विचार समझ चुके हैं, आगे भी हम समझेंगे। इसके बाद आते हैं जेएस मिल। जेएस मिल क्या करते हैं कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसमें संशोधन करते हैं। इसीलिए जो क्लासिकल मॉडर्न लिबरलिज्म है इसे हम संशोधित उदारवाद भी यानी कि रिवाइज्ड लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए हुआ क्या कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो राज्य का न्यूनतम कार्य बताता है कि राज्य सिर्फ क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा, बाहरी शत्रुओं से जो है देश की रक्षा करेगा, नागरिकों की रक्षा करेगा, और जो है समझौते की स्वतंत्रता को बनाकर रखेगा। ये काम है स्टेट का। ये तीन ही काम ये बताते हैं, न्यूनतम कार्य। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म आया तो ये कहता है नहीं, ये काम तो है ही, इसके साथ जो है कल्याण की सुविधाएं भी देना, वेलफेयर करना भी जो है राज्य का काम है। इसलिए हम इसे कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म को। ठीक है। दूसरा ये कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था इसमें व्यक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व था, व्यक्ति के स्वतंत्रता का, वो चाहे जो करे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या हुआ कि व्यक्ति का महत्व तो है ही, समाज का भी महत्व होगा, ये लोग ऐसी बात कहते हैं। तो इसमें समाज का भी महत्व ऐड कर देते हैं। जो क्लासिकल लिबरलिज्म था इसमें हस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि राज्य का किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक में हस्तक्षेप नहीं होगा। जो व्यक्ति जो अपना जो है स्टार्टअप खड़ा करता है, कमाता है, जितना भी वो प्रॉफिट करता है वो उसका है, उसका स्वामित्व उस पर है, स्टेट कोई नहीं होता हस्तक्षेप करने वाला। मॉडर्न लिबरलिज्म आया तो इसमें कहने लगे नहीं, अब जो है हस्तक्षेप होगा और करारोपण होगा। अब जो स्टेट है वो जो कैपिटलिस्ट है उस पर कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, और टैक्स लगाकर जो पैसा प्राप्त करेगा उसी से जो योजनाएं बनाकर जो है नागरिकों की भलाई करेगा, उनका उद्धार करेगा। ऐसी बात ये करते हैं। तो हम मॉडर्न लिबरलिज्म ML जिसे हम लिखे हैं तो इसे समझते हैं। जेएस मिल ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों में संशोधन किया, इसलिए इसका दूसरा नाम संशोधित उदारवाद है। तो इसको हमने समझ लिया है। और मिल ने पुलिस राज्य, देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो पुलिस स्टेट था, क्योंकि जो पुलिस राज्य है वो क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। नाइट वॉचमैन स्टेट है, वो सिर्फ सुरक्षा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा और कोई काम नहीं है। जेएस मिल ने इसको बदला, इसको परिवर्तित करते हुए कहा कि अब राज्य का काम जो है कल्याणकारी होगा, और अब कल्याणकारी राज्य का इन्होंने समर्थन किया। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। जेएस मिल ने स्टेट का काम यहाँ डिवाइड किया है। उन्होंने कहा एक तो स्टेट का काम कंपलसरी है, जिसे उसे करना ही चाहिए, अनिवार्य कार्य वो बोलता है। तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर ये सब बनाना उसका काम है। बाहरी आक्रमणों से नागरिकों की सुरक्षा करना जो है स्टेट का काम है, ये कंपलसरी अनिवार्य करना ही है। समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना ये काम है। लेकिन वो कहता है कि एक वॉलंटरी वर्क भी है, वॉलंटरी है, स्वैच्छिक कार्य। इसमें वो क्या करेगा, वो शिक्षा देगा। आप देखते हैं कि जो आज बेसिक शिक्षा चलती है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो एजुकेशन देती है सरकार, वो क्यों देती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की तरह व्यवहार करती है, और शिक्षा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को देती है। रोज़गार देना, कई सारे वैकेंसीज निकालना, पुलिस की भर्ती और बहुत सारे एसएससी वगैरह के निकालते हैं। तो ये क्या है, वॉलंटरी वर्क, वो जो एक वेलफेयर काम है, कल्याणकारी काम है। स्वास्थ्य सुविधाएं देना, तो जो है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिए हैं कई सारे, तो उसमें जाकर आप दवा लीजिए, फ्री में मिलेगा आपको। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो जिसके पास जब बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो वो अगर उसे कोई भारी बीमारी हो गई तो अगर वो दवा कराएगा तो वो तो बिच जाएगा ना। इसलिए जो है ये क्या करते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं भी देते हैं। वृद्धों को पेंशन, आपने देखा होगा 60 साल के ऊपर जो होते उन्हें कई सारे सरकार देती भी थी, अभी दे रही है कि नहीं अभी आप देख लीजिए। न्यूनतम कार्य सीमा को निर्धारित करना, तो ये कहते हैं कि जो वर्क मतलब कि जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये 8 घंटे का होगा। जो मज़दूरों का वर्क है वो 8 घंटे होगा, और ये हमारे संविधान की में भी लिखा है। तो
न्यूनतम कार्य सीमा को ये लोग बताते हैं। अब देखिए ये जो ये वाले कार्य हैं, अनिवार्य कार्य, ये निगेटिव वर्क है, इसीलिए हम जो है क्लासिकल लिबरलिज्म को निगेटिव लिबरलिज्म भी कह रहे थे। ये रेगुलेटिंग फंक्शन है, जो रेगुलेट करते हैं स्टेट को, वहाँ की व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं ये। लेकिन ये जो वॉलंटरी वर्क ये बता दिए तो ये पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि हमें स्टेट कुछ दे रहा है तो पॉजिटिव वर्क है ये, तो इसीलिए इसे हम जो है सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इंग्लैंड के ही एक उदारवादी विचारक थे ग्रीन। ये कहते हैं राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था, राज्य एक आवश्यक बुराई है। वहाँ ये लोग बोल रहे थे क्लासिकल वाले कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक किस लिए है, क्योंकि लोग व्यवस्था बनाए रखेगा। अब बुरा किस लिए है, क्योंकि वो जो है हमारी स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करता है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। कैसे है, क्योंकि आवश्यक ये है क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, व्यवस्थाएं बनाता है स्टेट, ठीक है, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अच्छाई इसलिए है क्योंकि ये बाधाओं को बाधित करता है, और बाधाएं क्या हैं, गरीबी है, बीमारी है, अशिक्षा है, शराब है, इन सब को बाधित करके एक बेहतर समाज के निर्माण की बात करता है। इसलिए राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, ऐसी बात ये करते हैं। ग्रीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसने उदारवाद को पूरे समाज का दर्शन बना दिया, और यह पूंजीपतियों का ही विचार अब नहीं रहा। ठीक है, तो उसने ऐसी बात कही कि ये आवश्यक अच्छाई है, ये बाधाओं को बाधित करेगा, जो गरीबी है, बीमारी है, अशिक्षा, शराब वगैरह, ये सब पर जो है प्रतिबंध लगाएगा, और जो है बेहतर समाज के निर्माण की बात करेगा, एक बेहतर व्यवस्था बनाएगा, ऐसी बात ये कहते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, बाधाओं को बाधित करना, तो बाधाएं क्या हैं ये, और इसी को बाधित करना स्टेट का काम है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य के विचार को नैनी स्टेट यानी कि दायी राज्य का नाम भी दिया जाता है, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया। कैसे, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल कौन होती है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है, स्टेट ही तो है, राज्य ही तो है। भाई राज्य क्या करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं देता है, लोक व्यवस्था बनाता है, पुलिस के माध्यम से शत्रुओं समय रक्षा करता है। तो स्टेट का कई सारा वर्क है, कई सारा जो है प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सुविधाएं देता है हॉस्पिटल के माध्यम से, वो भी स्टेट ही है। तो राज्य जो है, हम राज्य की गोद में ही जन्म लेते हैं, और राज्य की गोद में ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि शमशान जो है वो भी स्टेट के अंतर्गत है। समझ रहे हैं भाई, आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, स्टेट देता है, आपको नौकरी स्टेट देता है। तो जन्म हुआ आपका स्टेट में, आप जो है एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्टेट में, आपको जॉब मिलती है स्टेट में, आप सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं स्टेट में, और मृत्यु भी स्टेट में होती है। इसलिए जो है इसे नैनी स्टेट या दायी राज्य का नाम दिया गया है। तो इसे आप याद रखिए। ठीक है। ये लोग समुदाय को प्राथमिकता देते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था कि वो व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, कि नहीं, समुदाय तो व्यक्तियों के योग से मिलकर बना है, इसलिए जो है व्यक्ति प्राथमिक है, समुदाय द्वितीयक है, वो लोग कहते थे। लेकिन ग्रीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ग्रीन पहला उदारवादी है जिसने कहा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, जैसे कि अरस्तु ने कहा था। इस तरह की ये बात करते हैं। मिल ने पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो इनकी एक बुक है, इसमें कहते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान परिस्थिति में नहीं होते। समाज में सभी व्यक्ति की स्थिति और हैसियत एक समान नहीं होती, इसलिए राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो वंचित वर्ग है, आपने अपना जो भारत के संविधान है उसको पढ़ा होगा, उसमें फंडामेंटल राइट है भाग 3 में, उसमें आर्टिकल 14 है, इसका सेक्शन 2 है, 1 और 2। ठीक है। तो आर्टिकल 14 का क्लास 1 जो है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो जो कानून है, रूल ऑफ लॉ है, उसके प्रति सभी समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा ये कहता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण है। इसका मतलब ये है कि जो
समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए राज्य विशेष प्रकार की सुविधा देगा। और वो सुविधा क्या है? विशेष प्रकार की योजनाएं बना सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो कुल मिलाकर यही है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको भी जो है उठा करके मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जिससे उसका भी विकास हो सके, वो भी समाज में समान प्रतिनिधि अपना रख सके। इसलिए जो है उसको ये सुविधाएं दी जाती हैं। रिजर्वेशन का टॉपिक एक अलग ही चलता है, तो उसको हम समझ लेंगे कभी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मिल ने कहा कि जो कमज़ोर वर्ग है जिसकी हैसियत से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कैसे क्यों नहीं होना चाहिए? वो कहते हैं कि ये समानता के विरुद्ध जो है, क्योंकि इनको सुविधा दे रहे हैं हमका नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये तो असमानता हो गई। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे क्यों दिया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। आपका जन्म वहाँ हुआ जहाँ खूब सुविधाएं हैं। आपने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छी किताबें हैं, आपको अच्छा परिवार मिल गया, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, पैसे को एक रत्ती भर समस्या नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति वहाँ जन्मा जहाँ उसके परिवार बहुत निर्धन है, गरीब है, वह वो ना तो अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा, ना ही अच्छा टीचर उसको मिल पाएगा, क्योंकि अच्छे टीचर के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं उसके पास। बुक भी नहीं खरीद पाएगा वह, क्योंकि पैसा ही नहीं है। अब क्योंकि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है और तो वो इसकी तुलना में, ये वाले की तुलना में कहाँ विकास कर पाएगा। ये अगर 20 साल में या 21 साल में आईएएस बन जाएगा, 21 साल में ये तो भटकता ही रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इसको विशेष सुविधा दी जाएगी। भाई आपके अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है हष्ट-पुष्ट है, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और एक व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर है, तो आप कमज़ोर वर्ग जो कमज़ोर बच्चा है उसको विशेष रूप से आप जो भोजन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ना, विशेष सुविधा देते हैं। इसको थोड़ा कम भोजन कर देंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, जिससे ये भी इसके समान हो जाए, फिर दोनों जो है अपना विकास करें। यही तो कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये लोग कहते हैं कि विशेष सुविधा दी जाएगी। तो अब ये लोग अहस्तक्षेप वादी राज्य में परिवर्तन करते हैं, जिसे हम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। न्यू नेम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो प्रगतिशील करारोपण है उसी का नया नाम है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है ये? इसे हम समझते हैं। इसे कीन्सवाद भी हम समझते हैं, कीन्सवाद भी कहते हैं हम इसे। देखिए, बाजारवादी अर्थव्यवस्था की विसंगति जिम्स मेदार कीन्स के द्वारा बताई गई, जिन्होंने कहा कि राज्य का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए, जिससे मंदी का खतरा टल जाता है। इन्होंने कहा कि अब जो है हस्तक्षेप नहीं, जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा कि वो होगा इनविजिबल हैंड होगा, हस्तक्षेप जो है होगा, स्टेट जो है इकोनॉमिक्स में जो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन्होंने कहा नहीं, अब वो हस्तक्षेप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो आर्थिक मंदी आ जाती है वो नहीं होगी। स्टेट के अगर हस्तक्षेप करेगा, अगर उसके पास उस वो टैक्स लगा लगा कर पैसा एकत्रित किया रहेगा, तो जब आप कोलैप्स करेंगे तो आपकी मदद भी वही करता है। बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कई सारे राज्यों में, जब प्राइवेट बैंक डूबने लगती है तो फिर आरबीआई आकर बचाती है इनको कि आप डूबिए मत। तो ये कहते हैं कि नहीं, अब हस्तक्षेप करेगा राज्य। और जेएस मिल ने प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया, जिससे राज्य आम लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान कर सके। तो जब जो कैपिटलिस्ट है उससे वो लोग कर लेंगे, और कर लेकर जो पैसा मिलेगा उससे क्या करेंगे कि आम लोग जो हैं उनके लिए योजनाएं बनाकर वो देंगे। ये बात कहते हैं। देखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ एक बार कि वहाँ जो है प्राइवेट एयरलाइंस चालू हुआ, और वहाँ क्योंकि वो धाम है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, वहाँ धाम है। तो वहाँ जो स्कूल थे, वहाँ बार बार जब एयरलाइन जाएगी, हेलीकॉप्टर जाएगी, तो बार बार प्रॉब्लम होती थी, आवाज़ आती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी था, उसने जो मालिक थे एयरलाइंस को, उससे मीटिंग उसने अरेंज किया, और मीटिंग उसने कहा कि देखिए आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को देखें, इसलिए आप जो है स्कूल को आप साउंड प्रूफ करिए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि साउंड प्रूफ उसको करवाया, जिससे बच्चों का आवाज़ आने लगा और वो अच्छे से पढ़ पाएँ। ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कारपोरेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति कि अगर उसकी वजह से समस्या हो रही है तो वो फिर उसके लिए समाधान करे। ठीक है, इसको भी हम समझ लेंगे। देखिए इसमें प्रमुख विचारक कौन कौन है। J.S. मिल है, T.H. ग्रीन, हॉफहाउस, मैकआइवर, H.J. लास्की, ये सब विचारक जो है मॉडर्न लिबरलिज्म के हैं। तो इसे आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब मिल के विचार थोड़ा हम समझते हैं। तो मिल के विचार हम पीछे ही देख चुके हैं, जो इन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा हम इसमें देखेंगे नहीं। शुरुआती विचार इन्होंने ऑन लिबर्टी में दिया, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म का सपोर्ट था, क्योंकि ऑन लिबर्टी में इन्होंने स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है। स्वतंत्रता की वकालत इतनी ज़्यादा उसमें किए हैं कि आप उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात कहेंगे। लेकिन ये क्लासिकल वाला मामला था। जब 1865 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो उनके विचार में परिवर्तन आता है। तो फिर वो कहते हैं नहीं, राज्य को कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। इस विचार को इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी अपनी बुक है उसमें देते हैं। ठीक है, देखिए स्टेट क्या है, अगर सिक्योरिटी क्लासिकल लिबरलिज्म, अगर सिक्योरिटी में यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म या सिक्योरिटी में हम वेलफेयर का काम जोड़ देते हैं तो ये मॉडर्न लिबरलिज्म बन जाता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हॉफहाउस, इसको इनको समझते हैं। इनकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922 के में पब्लिश हुई थी। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज में ही अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। भाई या जो क्लासिकल वाले कहते हैं कि नहीं हमारी स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, समाज कौन होता है बताने वाला, तो कहते हैं आप कहाँ स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी शहर में आप रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं और पूरा शहर ही गांव ही खाली हो जाए, एक व्यक्ति भी न रहे, फिर आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग देखते हैं फिर कैसे करते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग समाज में ही तो करते हैं, जंगल में प्रयोग थोड़ी करते हैं स्वतंत्रता का प्रयोग। जंगल में जाकर आप क्या करेंगे भाई, समाज है तभी स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता बिना समाज के अस्तित्व कहाँ रखेगा फिर। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग आप समाज में करते हैं, इसलिए समाज का महत्व है और व्यक्ति जो है समाज का भाग है। वो कहते हैं कि एक पूंजीपति समाज में ही रहकर लाभ प्राप्त करता है। भाई आप जितने भी पैसा अर्जित करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, कहाँ से, लोगों के जेब से ही तो निकल कर जा रहा है। अगर समाज में ही लाभ प्राप्त करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समाज के प्रति, बिल्कुल है। भाई आप यहाँ से पैसा अरेंज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति की संपत्ति समाज का ही भाग होता है, इसलिए टैक्स होना चाहिए। ये बात कहते हैं कि टैक्स बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी से ही पैसा अरेंज करते हैं, कमाते हैं, तो आप जो है टैक्स तो देना ही पड़ेगा। समाज का वातावरण अच्छा हो तो व्यक्ति का लाभ प्लस व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसमें मिलती है आपको। तो ये कहते हैं कि जो समाज का वातावरण अच्छा होगा या अच्छा होगा, मतलब कि होता है, तभी आपको जो है लाभ भी मिलता है, स्वतंत्रता भी मिलती है। आप कहते हैं कि हम जो है जो लिबर्टी का यूज़ करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे और कोई समाज समुदाय नहीं बोलेगा। लेकिन आप ये देखिए, अगर समाज में निर्धनता फैल जाएगी, गरीबी फैल जाएगी और फिर आप जितने भी प्रोडक्शन करेंगे कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा, तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। भाई आपका जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने प्रोडक्शन की है, वस्तुएं बनाई हैं, उसको कहाँ बेचेंगे, सोसाइटी में ही तो। अगर सोसाइटी का वातावरण ही गंदा है तो फिर आपका ना तो लाभ हो पाएगा, ना ही आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए समाज का वातावरण अच्छा होगा तभी आप लाभ भी प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता भी। इसलिए टैक्स जो है देना होगा आपको, ऐसी बात ये करते हैं। राज्य का कार्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिसमें मनुष्य का चारित्रिक व मानसिक विकास हो सके, इसलिए सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार और शासन तंत्र का उपयोग आवश्यक है, ऐसी बातें करते हैं। T.H. ग्रीन को देखते हैं तो इनकी बुक है लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1882 और प्रोलेगोमेना टू एथिक्स 1883। इसको याद रखिए, हाईलाइटेड पॉइंट है कि प्रथम उदारवादी जिन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति को यह लगता है कि उसके विकास में समाज का योगदान नहीं है, लेकिन यह उसका भ्रम है।
ऐसी बात कहते हैं। भाई आप जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उसका इन्फ्लुएंस आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप इस चीज़ को देखिए, अगर आप हिंदू समुदाय में हैं, मुस्लिम में हैं, ईसाई, यहूदी, किसी भी समाज में आप जन्म लेते हैं तो उस समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर होता है, उससे आप प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर समाज का वातावरण अच्छा होगा तो उसमें जो है हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। समाज का वातावरण ही गंदा अगर आप बना देंगे तो फिर आप कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हम सब समाज से प्रभावित होते हैं। आज आप जिस भी पोजीशन पर हैं तो उसमें आपका परिवार, समाज, उनका जो है विशेष रूप से योगदान है, तब जो है आप वहाँ हैं। इसलिए समाज का महत्व है और उसको अच्छा बनाने का कार्य हम सबका है, इसलिए उसे गंदा बनाने का हक आपको नहीं है। ऐसी बात ये करते हैं। अच्छे वातावरण में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, इसलिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का होना भी ज़रूरी है। अगर हम अपने स्वतंत्रता का प्रयोग अच्छे वातावरण में करें तो उसके लिए चाहिए कि हमें कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, कर्तव्य ड्यूटीज़ भी हो, तभी हम जो है अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर वातावरण ही गंदा होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? जंगल में तो रह नहीं सकते, बिना समाज के जीना मुश्किल है। आप ये समझ रहे हैं। ये कहते हैं राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। ये बहुत ही फेमस इनकी लाइन है, इसको आप याद रखिए। उदारवाद को आदर्शवाद से जोड़ने का काम इन्होंने किया, टी.एच. ग्रीन ने। इन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र नैतिकता पर आधारित नहीं है और राजतंत्र नैतिकता पर आधारित है तो ऐसे लोकतंत्र की तुलना में राजतंत्र श्रेष्ठ है। ऐसी बात ये करते हैं। तो मोरलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस ये करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो है उदारवाद को यानी कि लिबरलिज्म को आइडियलिज्म, आदर्शवाद से जोड़ने का काम किया है। H.J. लास्की, इनकी बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में पब्लिश हुई। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ ओवर टाइम 1943। ये बुक है इनकी। समाज में संपत्ति अर्जित करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, समाज में संपत्ति अर्जित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, परंतु समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए कर लगाया जा सकता है। ये भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं। ठीक है। H.J. लास्की कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। अब देखिए जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया उसमें जो है इसका जो है व्यवहारिक यूज कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में और USA में हुआ। इंग्लैंड में क्या हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की भी बात की है ये लोग। मिश्रित का मतलब सार्वजनिक भी होगा, मतलब कि स्टेट भी होगा, स्टेट भी अपना काम करेगा और निजी कंपनियां जो हैं वो भी काम करेंगी, और जो है ये जो है टैक्स देंगी स्टेट को। ऐसा ये लोग बना दिए। और USA में जो है प्रगतिशील करारोपण किया गया जिससे व्यवस्था अच्छी बनाई जा सके। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या समस्या आई जिससे कि न्यू लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म का उदय हुआ और वो आया फिर। ठीक है, उसको हम अगले सेशन में समझ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।